हेलो साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कवर करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अभी भी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो प्रकाश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, प्रकाश से संबंधित ये हमारा तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है, तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप जाके उन क्लास को देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रकाश से संबंधित और मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए देर नहीं करते हैं। उससे पहले कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जीके और टेक्निकल के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जेई की पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से चलाई जा रही है दोस्तों। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक जेई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट सेशन है प्रकाश से आपका ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खगोलीय सूक्ष्म दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन में लिखा है कि आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन आपका कह रहा है काल्पनिक और छोटा, दूसरा कह रहा है काल्पनिक और बड़ा, और तीसरा कह रहा है वास्तविक और छोटा, और चौथा कह रहा है वास्तविक और बड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और बड़ा। क्या राइट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और बड़ा। नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता और अगर आंसर आपको क्वेश्चन का पता होता है तो आप फटाफट कमेंट में उसको लिखिए ताकि आपका और भी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। और जो क्वेश्चन को आपको नहीं पता है, पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसे नोट करिए। अगर आपने नोट किया, क्लास को लास्ट तक देखा, तो दोस्तों प्रॉमिस करता हूँ आपको इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सकते हैं। और प्रीवियस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको टोटली प्रकाश और मानव से कोई भी क्वेश्चन बच के न जाए। ठीक है साथियों, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर आपने पढ़ लिया कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन जो यूपीपीएससी आरआई 2014 में पूछा गया दोस्तों, और रेलवे में भी पूछा जा रहा है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, और नहीं पता है तो नोट करिए। प्रकाश का वेग नॉर्मली सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है? तो होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ती है, यानी सघन है वो माध्यम, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल है तो अधिक होती है। जहाँ पे कुछ है ही नहीं यानी निर्वात है, वहाँ पे तो सबसे अधिक रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट पे इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रकाश का जो वेग होता है वो उसका कितना होता है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको 3 × 10⁸ और यूनिट आप जरूर याद रखिए, यूनिट में कन्फ्यूजन मत होइए। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸। ऐसा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा और आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन आपका मानव नेत्र से। तो दोस्तों, प्रकाश और मानव नेत्र एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो मानव नेत्र से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही खास क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो दोस्तों, मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपके लिए? या राइट आंसर होगा आपका डी, रेटिना। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है कि प्यूपिल यानी पुतली जो होता है वहाँ से प्रकाश हमारा एंट्री करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा होती है वहाँ पे पुतलियाँ सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो फैलती है और सिकुड़ती है जितनी हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अचानक से लाइट से हमारे यहाँ के चकाचौंध हो जाती हैं। कारण क्या है कि पुतलियाँ अचानक से सिकुड़ नहीं पाती हैं, तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हमारे नेत्र को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आयरिस क्या करती है? ये जो है प्यूपिल्स को सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है। ठीक है,
तो इस ऑप्शन में इतना ही सब कुछ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन संचार माध्यम से है और प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस परिघटना के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग की जाता है, यानी कौन सा ऐसी सिद्धांत है, ऐसा घटना है या कौन सा ऐसा एप्लीकेशंस है, तरीका है जो ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल किया जाता है प्रकाश का। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश है और हिंदी में भी बोल सकते हैं या फिर प्रकाशी तंतु बोल सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे या उसके माध्यम से हम प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी एज ए सूचना के रूप में, एज ए डाटा के रूप में। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें डिस्टॉर्शन यानी लॉसेस बहुत कम होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक वेग होता है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि प्रकाश का वेग सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। अगर नहीं पता है तो नोट करिए कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में इसको समय लगभग 8.2 मिनट, यानी 8 पॉइंट के नियर अबाउट, नियरेस्ट 8 पॉइंट के नियर अबाउट अगर वैल्यू ऑप्शन में है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सटीक आंसर देना है आपको। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी चीज़ें। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और जो चीज़ें बताना जा रहा हूँ उसे नोट करिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है दोस्तों, तो देखिए ये एक तल है, सतह है, सरफेस है, और इस पर अगर लाइट जाती है तो दोस्तों ये अभिलंब होता है। तो यहाँ से फिर क्या होती है कि ये या तो झुकती है या तो दूर हटती है। ये किससे डिपेंड करती है, उसके माध्यम के अपवर्तनांक पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये झुकते झुकते क्या होती है, एक ऐसा समय आता है कि आपतित जो किरण है उसका जो कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो हमारा जो प्रकाश होता है वो अपवर्तन न होकर डायरेक्टली परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आपतन कोण जो होता है वो क्रांति कोण से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं, ग्रेटर देन आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण। थोड़ी बहुत जो भी डाउट रही होगी आपकी पूरी हो गई होगी, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसका व्याख्या करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सभी चीज़ें हम लोग को जाहिर सी बात है जानकारी में होना चाहिए। और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी रेलवे का, तो श्योरली इन सभी को कवर करके जाइए। ठीक है, एक अभिनेत्र यानी लेंस, आँख का लेंस, आँख के लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इतना तो क्लियर हो गया। किस टाइप का बनता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस टाइप का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे आगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन कह रहा है कि सीधा, वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा और वास्तविक, और अगला कह रहा है उल्टा तथा आभासी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब हम हमें फटाफट दीजिए। अगर नहीं पता है आपको इसका जवाब तो हम बताते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। पहले इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा और वास्तविक। कैसा बनता है रेटिना पर, रेटिना पर बनता है उल्टा बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। दोस्तों तो कन्फ्यूजन में नहीं होना है, क्योंकि हम नॉन टेक एजुकेशन सेंटर से पढ़ रहे तो सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे हम अभी दूर कर देते हैं। कह रहा है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य में रखा जाए। ठीक है, जब ये कह रहा है दो समतल दर्पण है समांतर, उसके मध्य में अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि पूछिए मत, इसका राइट आंसर होगा अनंत। दो समतल दर्पणों के बीच में अगर प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए कितनी प्रतिबिंब बनता है तो वो अनंत ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। और अगर नोट कर रहे हैं आप, अगर नोट्स बना रहे हैं क्वेश्चनों का एक ऐसा मतलब नोट्स तैयार कर रहे हैं क्वेश्चनों का जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा रहा है, तो दोस्तों जरूर सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि आप कर रहे हैं मेहनत टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर के साथ। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो शानदार क्वेश्चन रहेगा आपके लिए और बहुत ही आनंद आने वाला है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का चीर फाड़ करेंगे, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। कह रहा है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। देखिए दोस्तों हिंदी ज़्यादा टफ लग रही है ना,
लग रही है ना, बट हम समझाते हैं आपको। सीमांत का मतलब ये होता है कि सबसे किनारे वाले दोनों किनारे पे कौन सा कलर होता है इंद्रधनुष में। तो इसका राइट आंसर पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको फिगर के द्वारा कंफर्म करूंगा। ये कह रहा है आपको, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, किनारे पे होता है बैगनी और लाल। ठीक है, क्लियर। इंद्रधनुष के दोनों किनारों पर रंग कौन सा होता है, वो होता है बैगनी और लाल। देखते हैं कुछ, इसका टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका प्रिज्म। और प्रिज्म जैसे जब कोई वाइट किरणें डाली जाती है या प्रकाश डाला जाता है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी प्रिज्म में, तो उसमें जो है रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो विभक्त होता है उसे ही बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और दोस्तों ये क्वेश्चन नोट करिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण होता किसका है। तो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण दोस्तों बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। देखिए दोस्तों आप नोट करिए, सबसे नीचे कौन सी किरणें जा रही हैं। अच्छे तरीके से जूम करके देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये आपका चल रहा है वीडियो, इसमें देखिए सबसे नीचे क्या है, बैगनी, और सबसे ऊपर क्या है, लाल। और देखिए नोट करिए सबसे बीच में कौन सी कलर है, तो सबसे बीच में कलर है हरा। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि दोस्तों सबसे किनारे पे कौन कौन से कलर होते हैं इंद्रधनुष में या प्रिज्म में, और सबसे बीच में कौन सा कलर होता है, हरा। इस तरह से 7 रंग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा, आपने इसको हकीकत रूप में देख लिया होगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपका शेयर ही हमारे लिए सपोर्ट होता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें, और करते रहेंगे आपके साथ साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या कर रहा है दोस्तों। फिगर और वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्रधनुष में दोनों सीमांत पे कौन से कलर होते हैं, बैगनी और लाल। और बैगनी नीचे होता है, लाल सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है बैगनी में, सबसे कम लाल रंग में। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। और भी इंद्रधनुष के रंगों के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका जवाब तो लोग दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बताइए। 0 होती है, 1 होती है, अनंत होती है, 1 और अनंत के बीच में। तो उसका इसका राइट आंसर होगा अनंत। समतल दर्पण की जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वो होती है अनंत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपका सबसे इजी क्वेश्चन, और आज का इजी क्वेश्चन लेकिन बार बार रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक रंग के बारे में आपको बता दें, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, और इनके रंगों के उचित अनुपात से हम ढेर सारे रंग का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब जो है प्राथमिक रंग के बारे में कह रहा है कि वो नहीं है, तो वो है पीला। पीला रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। इसका राइट आंसर आपको पता हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, इस क्लास से कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा में प्रॉफिट हो जाए, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसको चलिए देखें कि हम आपको बताते हैं क्या, कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप नोट्स बना रहे होंगे आशा करता हूँ, तो आप उसमें नोट करते जाइए दोस्तों। जो रंगों का जो सीक्वेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विबग्यो रंगों का सीक्वेंस होता है VIBGY और O और R। ठीक है दोस्तों, V को बोलते हैं बैगनी हिंदी में, नोट कर लीजिए, और R को बोलते हैं लाल। ये दोनों देख लीजिए आप। ये सीक्वेंस जो है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का है, और इसका रेंज आप नोट कर सकते हैं। बैगनी का रेंज होता है, आपको हम एंगस्ट्रॉम में बताएंगे, 3800 एंगस्ट्रॉम में। और अगर नैनोमीटर में लिखना है तो 380 लिख लीजिए। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में है। 3800 से कितना जाएगा आपका, 4500। ठीक है, और लाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लाल जो मतलब रंग है उसके रेंज के बारे में, क्योंकि मोस्टली बैगनी और लाल के बारे में बताता है। तो 6200 से होता है 7500, और मैं एक केस में बता रहा हूँ एंगस्ट्रॉम में। नोट कर लीजिए, ये लाल के लिए था और ये बैगनी के लिए। ठीक है,
इन दोनों का रेंज आपने नोट कर लिया होगा। और मैंने एंगस्ट्रॉम में बताया है, तो मैं आपको इसमें कैसे नैनोमीटर में बता सकता हूँ। नैनोमीटर में बस आप ये जीरो डिलीट कर लीजिए, 380 से 450 और लाल के लिए 620 से 750 नैनोमीटर। क्लियर होगा डाउट? और कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, जब ये इंद्रधनुष होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। किस इंद्रधनुष होता है? एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में थोड़ा सा अंतर है, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा तो आपको फिर कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है। तो दोस्तों नोट करते जाइए हमारे साथ आप कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार? 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है। और 1 बार परावर्तन होता है, 1 बार परावर्तन। नोट कर रहे होंगे हमारे साथ तो आपको फ़ायदा होगा इस क्लास का, अन्यथा आपको क्लास का फ़ायदा होने वाला नहीं है और आप बहुत ही पछताएंगे क्लास एग्ज़ाम के बाद, जब आपको हमारे क्लास से क्वेश्चन टपकेगा, ठीक है साथियों। इतना आपने नोट कर लिया। अब दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो द्वितीयक क्या सेकेंडरी इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों, राइटिंग पे ना जाइएगा बल्कि जो टॉपिक बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है और राइटिंग के बारे में आप ज़्यादा ध्यान रखिए। द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको दोस्तों 2 बार दोस्तों अपवर्तन भी होता है और 2 बार परावर्तन भी होता है। आपको समझ में आ गया होगा, प्राथमिक में बस 1 बार परावर्तन होता है, लेकिन द्वितीयक में दोनों बार परावर्तन 2 बार अपवर्तन होता है। और ये चीज़ और नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है वो धुंधला दिखाई देता है। कैसा? धुंधला दिखाई देता है। कारण ये होता है कि ये ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या होता है? अवशोषित कर लेता है। किसको? प्रकाश की मात्रा ज़्यादा अवशोषित कर लेता है द्वितीयक इंद्रधनुष, इसलिए ये क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। इतना डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष किस कंडीशन में बनता है, तो दोस्तों जो सूर्य है ना, उसकी विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। यानी कि आप सूर्य को देख रहे हैं तो आपके पीठ के पीछे इंद्रधनुष बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष बनता है दोस्तों। और बनने का क्या कारण है कि वर्षा के बाद आकाश क्या हो? साफ हो। वर्षा के बाद आकाश साफ होता है और क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है साथियों। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। एक चीज़ नोट करिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत अच्छा कि क्या दोपहर के समय इंद्रधनुष बन सकता है? नहीं, दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के ठीक विपरीत या फिर आपके ठीक पीठ के नीचे पीछे नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इन धनुष से और रंगों से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है इस क्लास से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपनी स्टडी ग्रुप हर प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिएगा साथियों और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन के बताना चाहूँगा आपको। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है अधिक ऊंचाई से, तो वो दिखाई कैसे देता है दोस्तों? कन्फ्यूजन ना होइएगा, नीला नहीं दिखाई देता है, दिखाई काला देता है। अब देता क्यों है काला दिखाई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। जिस भी क्षेत्र में अगर वायुमंडल नहीं है, क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है दोस्तों, वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा। और दोस्तों अगर प्रकीर्णन नहीं है तो फिर क्या? तो फिर वो वस्तु काला ही दिखाई देगा, वो क्षेत्र काला ही दिखाई देगा दोस्तों। अगर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हमें भी आकाश काला दिखाई देता। वायुमंडल का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना और विभिन्न मार्गों में फैला देना, बिखेर देना ही प्रकीर्णन है। एक सिंपल परिभाषा है प्रकीर्णन का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि चंद्रमा पे जाइए, वहाँ पे अगर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे भी सभी चीज़ें ब्लैक दिखाई देंगी। और अंतरिक्ष हो या चंद्रमा, पृथ्वी को देखने पे वहाँ से
क्या दिखाई देता है? पृथ्वी ब्लैक। नीले के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, इस ऑप्शन में नीला रहेगा लेकिन आप ब्लैक करके आएंगे। होशियार स्टूडेंट हैं आप, हमारे इस संस्था से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत ही रिपोर्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीआरओ और एआरओ में इसमें 2014 में पूछा गया। कह रहा है दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग वाला रंग। आपने फिगर के माध्यम से और मेरे द्वारा लिखवाया गया, बताया गया, उसके माध्यम से आपको इसका आंसर पता हो गया होगा। फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों। मैं कमेंट जरूर देखता हूँ, ये मत सोचिए कमेंट नहीं देखता, सभी कमेंट देखता हूँ और उसकी रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दृश्य वर्णक में सबसे कम तरंग किसका होता है दोस्तों? सबसे कम तरंग होता है इसमें बैगनी, और सबसे ज़्यादा होता है लाल का, और सबसे ज़्यादा बीच विक्षेपण होता है बैगनी का, सबसे कम विक्षेपण होता है लाल का। इसके हिसाब से बैगनी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है आरआरबी बेंगलुरु में एएलपी में पूछा गया दोस्तों, असिस्टेंट ड्राइवर में, कि स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई किसी वास्तविक गहराई से कम दिखती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे इस तरह से एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है क्वेश्चन में, जैसे एक गिलास है, उसमें अगर हमने सिक्का डाला हुआ है तो वो सिक्का ऊपर उभरा हुआ दिखता है। पानी भरे गिलास में सिक्का डाला तो सिक्का उभरा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन की वजह से जो सिक्का है या फिर गिलास में चम्मच डाले हैं तो आधा चम्मच पानी में डूबा है तो आधा टेढ़ी दिखती है, या फिर तालाब की जो गहराई है वास्तविक गहराई से नहीं दिखती है। ये सभी कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अपवर्तन ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों वायु विरल माध्यम है और जल क्या है? सघन माध्यम। तो विरल से सघन माध्यम में जाने के बाद जो प्रकाश की किरणें है वो किधर जाती हैं? अभिलंब की तरफ झुकती हैं, और इसी का इफेक्ट है जो कि हमें आभासी रूप से, वास्तविकता नहीं समझ में आती है, आभासी कुछ चीज़ें दिखती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा और आपको अब कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि प्रकाशीय गेज यानी ऑप्टिकल गेज जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिकल गेज जो होता है वो परावर्तन के कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है दोस्तों जब मैंने ये क्वेश्चन देखा कि ऑप्टिकल गेज इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑप्टिकल यानी प्रकाश के सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रकाश के नियमों का पालन करता है, उन इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से हम समझना चाहेंगे अभी के अभी। और आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते जाइए फटाफट। पहला है इंडोस्कोप। क्या है? इंडोस्कोप। मैं कुछ बोलूँगा और बहुत कम ही लिखूँगा, बट आप दोनों नोट करिएगा। इंडोस्कोप जो है दोस्तों वो अंतर्दर्शी यानी शरीर के अंदर के सभी अंगों का चित्र लेने के लिए कार्य करता है। क्या करता है? ये चित्र लेता है हमारे शरीर के अंदर के सभी अंगों का, और इसमें इस्तेमाल किया जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन। दोस्तों नोट करिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है, या ये इंस्ट्रूमेंट पूर्णांतरिक परावर्तन पे काम करता है या नहीं करता है। इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए इंडोस्कोप पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और पेट शरीर के अंदर के वो क्या करता है? चित्रों को लेता है, अंगों को। ठीक है, अंगों के चित्रों को वो खींचता है। ठीक है, परीक्षण करने के लिए काम आता है शरीर के अंदर के अंगों का। ठीक है दोस्तों, और अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है? तो अगला इंस्ट्रूमेंट है ब्रोंकोस्कोप। क्या है? ब्रोंकोस्कोप। नोट करिए फटाफट, ब्रोंकोस्कोप। हमारे साथ लिखते जाइए और क्लास का आनंद लीजिए। ब्रोंकोस्कोप क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल गले और फेफड़े, गले एंड लंग्स यानी कि गल्फ्स मीन्स होता है ना फेफड़ा, क्या होता है गल्फ्स मीन्स क्या होता है? ये है फेफड़ा। फेफड़ा जानते हैं ना कि वायु को स्वच्छ करता है, तो ये क्या है? लंग्स बोलते हैं इसको, लंग्स बोलते हैं। तो गले और फेफड़े के निरीक्षण के लिए किया था, किसके लिए? देखिए दोस्तों, ना ही मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती है, ना ही मुझे ज़्यादा हिंदी आती है, बस आप समझने की कोशिश करिए। गले और फेफड़ों के निरीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको? तो नोट करते जाइए। और ये भी प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कौन सा सिद्धांत? वही पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है? गैस्ट्रोस्कोप। क्या है? गैस्ट्रोस्कोप। दोस्तों आपको नाम से कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार ये गैस्ट्रोस्कोप मतलब क्या, किसके काम आता होगा? तो दोस्तों ये पेट में
पेट के निरीक्षण के लिए, यानी ये पेट के निरीक्षण, यानी पेट में उनके सारे कंडीशन से फिगर वगैरह फोटो वगैरह लेने के काम आता है, यानी पेट के निरीक्षण में काम आता है। सिद्धांत तो वही है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आरियोस्कोप। क्या है? आरियोस्कोप। आरियोस्कोप मतलब क्या होता है? आरियोस्कोप क्यों काम आता है? तो दोस्तों आरियोस्कोप जो है वो कान के आंतरिक भागों का निरीक्षण करता है। किसके? कान के आंतरिक भागों का क्या करता है? निरीक्षण करता है दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट किस पे है? तो ये सिद्धांत जो है आंतरिक भागों का निरीक्षण करता है, और ये किस पे कार्य करता है? तो ये करता है उसी पे है, पूर्ण परावर्तन पे। ठीक है, नोट कर लीजिए बराबर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे नोट ये काम करता है। आशा करता हूँ आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल मतलब सिद्धांत पे कार्य करते हैं, प्रकाश के सिद्धांत पे कार्य किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दर्पण बनाने के लिए से किससे उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों दर्पण बनाने में, दर्पण का मतलब जो मिरर हम लोग देखते हैं, तो मिरर दोनों तरफ से पारदर्शी टाइप का होता है, लेकिन दोस्तों एक तरफ लेप लगाते हैं, वो उसी की बात कर रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट दर्पण बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए फटाफट। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? ये रहा आपका दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं पड़ने पर कौन सी दृष्टि दोष हो सकती है? दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी दृष्टि दोष होगी? हाइपर मायोपिया। दोस्तों हाइपर मायोपिया अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को ही बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को क्या बोल सकते हैं? हाइपर लगा देंगे तो दूर हो जाएगा। मायोपिया मतलब दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। नोट कर लीजिए दूर दृष्टि दोष क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं देता, मतलब दूर की नहीं दिखाई देता, पास की तो दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई मतलब 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि मतलब पास में दिखाई देता है, दूर की दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नहीं 75 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई देता है, उसके बाद का दिखाई देता है। क्लियर? तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, ये डाउट ना रहे आपको, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि लेंस की क्षमता -2D है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये डी क्या है, डी कौन सी खेत की मूली है? तो दोस्तों डी जो है वो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है, जो लेंस की क्षमता, क्या लेंस की क्षमता, डायोप्टर नोट कर लीजिए। डायोप्टर जो है वो डी है, लेंस की क्षमता को दिखाने के लिए यूनिट है, समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, अब ये कह रहा है लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी बताइए। तो मैं आपको ये एक फार्मूला बताता हूँ दोस्तों। फोकस दूरी हो डायोप्टर इक्वल टू होता है 100/f। ये कभी है जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो। ठीक है, और एक और नोट करिए फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि d इक्वल टू 1/f। ये कब है? जब मीटर में हो। क्या? फोकस दूरी। क्लियर? तो यहाँ पे तो मीटर में है फोकस दूरी ऑप्शन में, तो हम ये लगाएंगे। तो दोस्तों जब ये लगाएंगे फार्मूला तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपको पता है? f इक्वल टू 1/d। तो d कितना है? 1/-2, तो इसका आंसर आएगा -0.5। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -0.5 मीटर। आशा करता हूँ आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा, सेंटीमीटर और मीटर दोनों वाला, और ये न्यूमेरिकल तो आपने चुटकियों में हल कर दिया होगा। आनंद आ रही क्लास को तो क्लास को लाइक करिए साथ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर मिलेंगे कल हम लोग प्रकाश के ही कुछ और भी बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लंबा जाने वाला है साथियों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा साथियों, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिले और तैयारी आप फटाफट कर सके साथियों। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।